नमस्कार दोस्तों, आज होटल इंडिया के सभी सदस्यों के साथ मैं पुनः आपके सामने आया हूँ। आज हम एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो डिस्कस करना है हमें या जानकारी देनी है। वो है डेंगू फीवर या डेंगू हेमरेजिक फीवर। और ये डेंगू होता क्या है, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, कैसे फैलता है, क्या लक्षण है इसके, इसको रोकथाम कैसे है। और आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनने को आ रहा है कि डेंगू फीवर और कुछ मौतें भी हुई हैं। अखबारों में भी हमने पढ़ा कि डेंगू जो है काफ़ी तेज़ी से दिल्ली में ही नहीं बाकी अन्य क्षेत्रों में भी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर साल या 3-4 साल बाद हम देखते हैं कि डेंगू के केसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हम इस तरह की वीडियो जो हैं, जो आजकल के जो उपलक्ष्य में जो बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में हम बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं अपने होटल इंडिया के वेबसाइट पे, जिसका मकसद ही है कि एजुकेशन को हम बढ़ावा देना, एजुकेशन को डिसेमिनेट करना, एजुकेशन को फैलाना। तो दोस्तों आइए आते हैं हम लोग डेंगू पे। डेंगू जो वर्ड है, डंडा फीवर करके एक फीवर जो अफ्रीका में पाया जाता था, मच्छर के काटने से होता है, जो डंडा फीवर था उसके नाम पे ये डेंगू फीवर पड़ा है। इसमें क्या देखा जाता है कि 2-3 दिन के बुखार के बाद इसमें तुरंत जो होता है प्लेटलेट की कमी होने लग जाती है। तीसरे दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद और कई बार 5 दिन के बाद फीवर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्लेटलेट आपका कम होने लग जाता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है 3rd डे से लेके 5th डे के बीच में। इसमें जब प्लेटलेट कम होने लग जाता है तो फिर आपको जो प्लेटलेट का काम है कि खून को कहीं पे भी रोकना, कहीं से भी ब्लीडिंग होता है तो उसको रोकने का काम होता है प्लेटलेट का, तो वो नहीं हो पाता है। और हम देखते हैं कि जो कैपिलरीज हैं, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वहाँ से ब्लड भी जो प्लाज्मा है वो लीक होने लग जाता है। साथ ही साथ में जो थोड़े बहुत स्किन के नीचे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही आंखों में भी ब्लीडिंग हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है, नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपके ओरल कैविटी में या मुंह में भी ब्लीडिंग हो सकती है। कहीं से भी ब्लीडिंग होना, स्किन के अंदर छोटे छोटे चकत्ते पड़ना, छोटे छोटे बिल्कुल पिन के साइज के हेड के बराबर दाने पड़ जाना, ये डेंगू के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ बुखार भी तेज होता है। जैसे मैंने बताया कि पहले 3 से 5 दिन बुखार रहेगा, उसके बाद फिर ये चीज़ें आने लग जाती हैं। बुखार के साथ आपको सर में दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, कमर में बहुत तेज दर्द हो सकता है। इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर या बैक एक फीवर भी कहते हैं। तो इस तरह के जो पूरे मांसपेशियों में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, फीवर के साथ थोड़ा बहुत ठंड लग सकती है, लेकिन उस तरह की ठंड नहीं लगती जैसे कि मलेरिया में लगता है। तो दोस्तों, इसमें जो 3rd से 5th डे जो है वो खास करके कोई भी फीवर हो तो अपना ज़रूर एक CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट प्लेटलेट लेवल ज़रूर कराएं। और एक डेंगू का जांच होता है जो NS1 एंटीजन होता है, 5 दिन के बाद पॉजिटिव आता है, उसको भी आप ये करा सकते हैं। एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, एंटीबॉडी लेवल IgM का भी आप करा सकते हैं। सबसे मुख्य इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, उसको खाते रहें, जूस पिएं, तरल पदार्थ ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा लीक मैंने बताया वो लीक होता है कैपिलरीज से, छोटी छोटी कोशिकाओं से प्लाज्मा लीक होता है। तो इसके लिए हमें ये जो चीज़ें हैं हमें करनी चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमें ये डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहे हैं। अभी हम देखें तो केरल में 9,770 केसेस अभी तक मिल चुके हैं। सबसे ज़्यादा डेथ्स भी केरल में ही हुई हैं, जो कि 37 डेथ्स हुई हैं। इसके अलावा कर्नाटका में 9,185 केसेस मिले हैं। महाराष्ट्र में इसके बाद 8,496 केसेस मिले हैं। उड़ीसा में 6,500
63 केसेस, राजस्थान में 5094 केसेस, दिल्ली में खास करके बात करें तो 5271 केसेस अब तक आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5700 केसेस, 742 केसेस, तेलंगाना में 5000 प्लस केसेस हैं। उत्तराखंड में जो हमारे केरल में सबसे ज़्यादा डेथ हुए हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा डेथ हमारे उत्तराखंड में 14 केसेस हुए हैं। और ओवरऑल डेथ देखें इस सीज़न में तो 91 यानी 91 डेथ्स हमारे हो चुके हैं। पूरे इंडिया भर में ये तटीय इलाके में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में भी, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया और बिहार में भी कई केसेस में इसको मिले हैं। तो 94,000 यानी करीबन 1 लाख के आसपास केसेस आपको हमारे जो डेंगू के इस साल मिल रहे हैं। तो आप मच्छरों से बचें, क्योंकि ये किससे फैलता है? मच्छर के काटने से होता है। ये एक वायरस है जो कि एक मच्छर एडिस मॉस्किटो से होता है, जो कि दिन में सुबह या शाम को काटता है। तो ऐसे समय पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। मच्छरों से कैसे बचना है? मच्छरों के नेट्स लगाएं, या आजकल रैकेट्स आते हैं जो इलेक्ट्रिकल रैकेट्स होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं मच्छरों को मारने के लिए। या फिर आप लिक्विड जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, ऑल आउट है या गुड नाइट है, उस तरह की चीज़ें। बच्चों में खास करके आप क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो ये हाफ शॉर्ट्स पहन के जाते हैं या हाफ शर्ट पहन के जाते हैं, तो उनके हाथ पे आप क्रीम लगा दें और पैरों में क्रीम लगा दें। या आजकल स्टिकर्स भी आते हैं, स्टिकर्स भी आप लगा सकते हैं, बच्चों को भेज सकते हैं। रात को आप नेट्स लगा के सोएं। आजकल ऐसे नेट्स भी आ रहे हैं जो कि इंसेक्टिसाइड से लेस होते हैं। वो इंसेक्टिसाइड से उस पर जैसे ही बैठता है तो वो बेहोश हो जाता है मच्छर। तो इस तरह के नेट्स भी आ रहे हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड्स नेट्स। आपको अमेज़ोन पे भी या अन्य फ्लिपकार्ट वगैरह पे वो नेट्स मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों, ये हमें इनको जो पनपना है, जहाँ पे जो इनका जो जहाँ से निकलता है ये जहाँ पे अंडे देता है, उसको भी हमें बचाना है। यानी कि वेक्टर जो कंट्रोल है, हमें इसका जो एडिस मॉस्किटो है, इसको कंट्रोल करना है। तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे कि आसपास देखिए कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। बरसात के बाद खास करके ये होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अंडे होते हैं वो पानी में कहीं जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे अंडे वो पनप जाते हैं और 7 दिन में ही वो पनप के एडल्ट वर्म बन जाते हैं। और इसलिए आप 7 दिन के अंदर अपने कूलर्स वगैरह भी हैं उसको खाली करते रहें। और अगर खाली नहीं करते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे खाली नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ऑयल का छिड़काव कर देंगे। कोई भी मिनरल ऑयल लेके वो छिड़काव करके वो उसको जो उसके लार्वा होते हैं ऊपर एक लेयर ऑयल की बन जाती है, ताकि लार्वा जो है उसमें ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। एक सरफेस ऊपर से लेयर बन जानी चाहिए। इसी तरह से आप कूलर में भी ऑयल डाल सकते हैं, कुछ चम्मच आप ऑयल डालते हैं तो भी वो एक लेयर बन जाएगी और वो उस तरह की चीज़ों से आपको सामना नहीं करना। प्लेटलेट कैसे बढ़ाएंगे? प्लेटलेट का देखिए, प्लेटलेट कितना गिर जाए तो ज़्यादा देखिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कि प्लेटलेट को हम कैसे बढ़ाया जाए। प्लेटलेट देखिए, वैसे तो इसका कोई ऐसी दवाइयाँ बहुत रेयरली हम लोग देते हैं। प्लेटलेट भी हम लोग रेयरली चढ़ाते हैं। अगर इसमें ब्लीडिंग होने लग जाए, खास करके जब प्लेटलेट आपका 50,000 से कम हो जाता है और साथ में ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो हम प्लेटलेट इनमें चढ़ाते हैं। तो उसका 2 तरह के प्लेटलेट्स होते हैं आपके। एक सिंगल यूनिट प्लेटलेट होता है, वो हम करीबन 10,000 के आसपास वो बढ़ा देता है प्लेटलेट काउंट। मान लो आपका 40 है तो 50,000 कर देगा। तो इस तरह से हम 4-5 यूनिट हम लगा के उस वक्त दे सकते हैं। या फिर एक सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है, जिसमें एक व्यक्ति जाता है, उसका पूरा प्लेटलेट, उसका जो ब्लड होता है पूरा, उसमें से 1 लाख के आसपास प्लेटलेट काउंट उसका निकाल लेते हैं प्लेटलेट, और वो पूरा ट्रांसफ्यूज कर देते हैं दूसरे व्यक्ति में। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट बढ़ जाती है। तो ये 2 प्लेटलेट हम चढ़ाते हैं। एक सिंगल प्लेटलेट होता है और एक सिंगल प्लेटलेट डोनर से हम लोग प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले तो होल ब्लड भी दे सकते हैं। अगर प्लेटलेट नहीं है तो होल ब्लड दे दें। स्पेशली जब डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, 2-3 लीटर मान लो हमने फ्लूइड दे दिया, उसके बाद हम लोग हिमैक्सल देते हैं। हिमैक्सल एक IV फ्लूइड होता है, ताकि क्योंकि इसमें लीक होने लग जाता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा को लीक ना होने दें।
इसके लिए हम मैक्स दे सकते हैं, कुछ लोग एल्बुमिन भी देते हैं और नहीं तो होल ब्लड भी दिया जा सकता है। तो प्लेटलेट रेयरली केसेस में हम चढ़ाते हैं। कई बार देखा होगा कि अगर पेशेंट नॉर्मल है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है, प्लेटलेट 30,000 है, तब भी हम प्लेटलेट नहीं चढ़ाते हैं। अगर लेकिन 10,000 से कम है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्लेटलेट को चढ़ाना स्वाभाविक है, इवन अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि 10,000 से कम में प्लेटलेट बहुत ही कम है। और ब्लीडिंग, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, और दिमाग में ब्लीडिंग का मतलब है कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, दौरे भी पड़ सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो इसमें दो चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होता है। एक तो यह है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें हेमरेज होने लग जाता है, यानी कि उसमें खूब सारी जगह जगह से आपको ये आपको ब्लीडिंग होने लग जाएगी। और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि मरीज जो है, क्योंकि प्लाज्मा लीक होता रहता है और उसके वजह से जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है, कोशिकाओं के अंदर खून की मात्रा कम हो जाती है और लिक्विड की मात्रा कम हो जाती है, उसके वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। इसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो कब ऐसा समय आता है कि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना अनिवार्य होता है, जिसमें देखा गया है कि ज़्यादातर लोग पैरासीटामोल घर पे ले लिया, लिक्विड जो आप लोग सजेस्ट करते हैं तो वो ले लिया, और घर में ही ये एक प्राइमरी फेज तक में वो इलाज कराते हैं। और कब हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम तो बहुत ही इमरजेंसी जब हो जाती है तब हॉस्पिटल के रुख करते हैं। देखिए, जब भी आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आने लग जाए, कहीं से भी ब्लीडिंग अगर हो रहा है आपको, तुरंत आपको हॉस्पिटल भागना चाहिए। प्लेटलेट आप चेक करते रहें, एक दिन बाद, एवरी डे एक दिन बाद आप चेक करा लें। अगर आपका 50,000 से कम जैसे ही होता है, आप तुरंत आप एडमिट होइए। ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। ब्लड प्रेशर आपका 90/60 के पास अगर पहुंच रहा है या उससे कम हो रहा है तो तुरंत आपको एडमिशन की ज़रूरत है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। कहीं से भी ब्लीडिंग होने लग जाए, आंखों में ब्लीडिंग हो जाए, मुंह के अंदर ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, या चलते चलते आ जाए, तो आपको हॉस्पिटल में एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और स्पेशली जो मैंने बताया 3 से 5 दिन का जो फीवर का जो है, उस क्रिटिकल पीरियड होता है, उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि प्लेटलेट, एक पहला प्लेटलेट जरूर करा लें 3 से 5 दिन के अंदर। उसके बाद एवरी ऑल्टरनेट डे आप प्लेटलेट करा सकते हैं और उसमें फिर आप फॉलोअप कर सकते हैं। और जैसे ही ये सिम्टम्स आए, रेड फ्लैग साइंस जिसको कहते हैं, और तुरंत आप हॉस्पिटल में जाएं और एडमिट हो जाएं। बहुत धन्यवाद सर। तो ये सब चीज़ें आप जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है, मैं प्रोफेसर हूं और मैं गोटल इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट भी हूं। मेडिसिन में प्रोफेसर हूं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और साथ में एक सामाजिक संस्था जो हम एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन को डिसेमिनेट कर रहे हैं जन जन तक। और अच्छी अच्छी वीडियोस हम इस तरह के, हमने ट्यूबरक्लोसिस पे भी वीडियो बनाए थे, वो भी आप जरूर हमारा देखिए। मलेरिया पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी हमारा आप सर्च करके गोटल इंडिया में, गोटल का मतलब होता है पाठशाला, तो हम एक ये पूरे इंडिया भर में पाठशाला की तरह हम लोग डिसेमिनेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। जय गोटल इंडिया, जय बड़ादेव, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।